नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे अमेरिकी नॉवेल की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को छुआ है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का द ग्रेट गैट्सबी। हाँ, एक क्लासिक। बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक डिटेल समीक्षा और सारांश है जो न सिर्फ कहानी बताता है बल्कि इसके जो गहरे मतलब हैं उन्हें भी खोलता है। हमारा आज का मकसद क्या है? इस शोध के जरिए ये समझना कि भाई लगभग 100 साल पहले 1925 में छपी ये किताब आज भी इतनी ताकतवर क्यों मानी जाती है। ये उस चमचमाते थोड़े शोरगुल वाले जैज एज अमेरिका के बारे में क्या बताती है, और खासकर उस बड़े अमेरिकन ड्रीम के बारे में जिसका पीछा शायद हम आज भी कर रहे हैं किसी न किसी तरह। हाँ, बिल्कुल। चलिए इस विश्लेषण की परतें खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, एक नाकाम लव स्टोरी या 1920s की अमीरी का कच्चा चिट्ठा नहीं मानता। अच्छा। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये पैसे पर, सोशल क्लास के जो सख्त विभाजन है उन पर, गुजरे जमाने को वापस पाने की एक हसरत पर, और सबसे बढ़कर उस लुभावने लेकिन अक्सर धोखा देने वाले अमेरिकन ड्रीम पर एक बहुत तीखी और मार्मिक टिप्पणी है। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि फिट्जजेराल्ड की भाषा कितनी खूबसूरत है, उनके सिंबल्स कितने पावरफुल हैं, वो उस दौर की ऊपरी चमक और अंदर का जो खोखलापन है दोनों को एक साथ पकड़ लेते अपनी राइटिंग में। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? स्रोत हमें 1922 की गर्मियों में ले जाता है, बताइए जरा। हाँ, कहानी का नरेटर है निक कैरवे। वो मिड वेस्ट से न्यूयॉर्क के पास लॉन्ग आइलैंड आता है बॉन्ड बिजनेस सीखने। ओके। वो एक छोटे से घर में रहता है वेस्ट एग नाम के इलाके में। ये इलाका है नए अमीरों का, मतलब जिन्होंने अभी अभी पैसा कमाया है, कोई पुरानी खानदानी दौलत नहीं। अच्छा, न्यू मनी। हाँ, न्यू मनी। और निक का पड़ोसी वो है मिस्टीरियस करोड़पति जे गैट्सबी, जिसकी बहुत बड़ी हवेली है और हर वीकेंड वहां जबरदस्त पार्टियां होती हैं। सुना है उन पार्टियों के बारे में। हाँ, न्यूयॉर्क शहर के बड़े बड़े लोग, फेमस लोग सब आते हैं। लेकिन गैट्सबी खुद, वो अक्सर इन पार्टियों में भी अकेला सा रहता है, एक पहेली जैसा। लोग उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं। और स्रोत ये वेस्ट एग और ईस्ट एग के बीच जो फर्क है उस पर काफी जोर देता है ना। हाँ, ये डिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। खाड़ी के उस पार है ईस्ट एग, जहां पुराना एस्टैब्लिश्ड पैसा है, खानदानी अमीर लोग रहते हैं। अच्छा। यही निक की दूर की कजिन डेजी बुकैनन अपने बहुत अमीर, थोड़े दबंग और बेवफा पति टॉम बुकैनन के साथ रहती हैं। तो ये वेस्ट एग नया पैसा वर्सेस ईस्ट एग पुराना पैसा, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये अमेरिका में सोशल क्लास की दीवारें दिखाता है, ऊपर उठने की मुश्किलें, पैसे के अलग अलग मायने। स्रोत कहता है कि ये नॉवेल के सेंट्रल टेंशन में से एक है। तो गैट्सबी की इन शानदार पार्टियों और इस रहस्य का, इसका राज क्या है? यहाँ कहानी कैसे मुड़ती है? यहीं पर कहानी का असली मर्म खुलता है। निक को धीरे धीरे पता चलता है कि गैट्सबी की ये सारी दौलत, ये पार्टियां, ये शोहरत, ये सब कुछ एक बहुत पुरानी, एक लगभग ऑब्सेसिव ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश है। क्या ख्वाहिश? डेजी को वापस पाना। सालों पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाने से पहले, गैट्सबी जो तब गरीब जेम्स गैट्स था और डेजी के बीच गहरा प्यार था। लेकिन गैट्सबी जब वॉर पर गया तो डेजी ने उसका इंतजार नहीं किया। उसने भारी दौलत और सोशल स्टेटस वाले टॉम बुकानन से शादी कर ली। ओहो। तो गैट्सबी ने पिछले 5 साल सिर्फ और सिर्फ इतनी दौलत कमाने में लगा दिए कि वो डेजी को वापस जीत सके। वो सोचता था कि पैसा शायद गुजरा हुआ वक्त भी लौटा सकता है। और निक इसमें कैसे शामिल हो जाता है? वो कैसे इन दोनों के बीच आता है? निक अनजाने में ही कह सकते हैं, एक ब्रिज बन जाता है गैट्सबी और डेजी के बीच। टॉम और डेजी निक के रिश्तेदार हैं और गैट्सबी उसका पड़ोसी है। हाँ, ये तो है। गैट्सबी निक से दोस्ती करता है, शायद इसी उम्मीद में कि वो डेजी तक पहुंच सके, और निक ही उनकी सालों बाद पहली मुलाकात करवाता है। अच्छा, निक के घर पर? हाँ, और फिर उनके बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है। गैट्सबी को लगता है कि बस उसका सपना पूरा होने ही वाला है। लेकिन स्रोत बताता है कि ये सब इतना आसान नहीं था। कुछ खतरा आता है गैट्सबी की दुनिया पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टॉम बुकनन को शक हो जाता है। वो थोड़ा एरोगेंट किस्म का है, उसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। वो गैट्सबी की इस अचानक आई बेहिसाब दौलत के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, और सच
सच काफी गंदा है। क्या पता चलता है? स्रोत बताता है कि गैट्सबी का पैसा बूटलेगिंग से आया है, मतलब प्रोहिबिशन के दौर में गैर कानूनी शराब का धंधा और शायद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी जुड़ा है। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग इमेज है। पीछे एक बहुत डार्क सच्चाई छुपी है। और फिर वो टकराव का पल आता है, न्यूयॉर्क के होटल वाला सीन जिसके बारे में बहुत बात होती है। बिल्कुल, कहानी का क्लाइमैक्स है वो। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल का एक गरम, टेंशन से भरा कमरा। वहां गैट्सबी, टॉम, डेजी, निक और डेजी की दोस्त जॉर्डन बेका सब होते हैं। क्या होता है वहां? गैट्सबी आखिरकार टॉम के सामने डेजी से अपने प्यार का इजहार कर देता है और डेजी पे जोर डालता है कि वो टॉम से कहे कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ गैट्सबी से किया है। वो चाहता है कि डेजी अतीत को पूरी तरह मिटा दे। हाँ, बिल्कुल हूबहू मिटा दे, जैसे वो 5 साल हुए ही ना हो। लेकिन क्या डेजी ऐसा कर पाती है? नहीं, दबाव में आकर डेजी हिचकिचा जाती है। वो मानती है कि वो गैट्सबी से प्यार करती है, लेकिन ये भी कह देती है कि उसने कभी टॉम से भी प्यार किया था। ओह, और ये गैट्सबी के लिए मतलब विनाशकारी पल होता है। उसका वो सपना कि वो पास्ट को परफेक्टली रिक्रिएट कर सकता है, कि डेजी सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, वो टूटकर बिखर जाता है। स्रोत इसी पल को गैट्सबी के पतन की शुरुआत मानता है। उसका बनाया पूरा महल जैसे ढहने लगता है। और इसकी ठीक बाद वो भयानक एक्सीडेंट होता है। हाँ, त्रासदी कहानी पर पूरी तरह हावी हो जाती है। होटल से वापस लॉन्ग आइलैंड लौटते वक्त डेजी बहुत घबराई हुई है, परेशान है। वो गैट्सबी की मशहूर पीली गाड़ी चला रही होती है। गैट्सबी की गाड़ी। हाँ, उसकी वो आइकॉनिक पीली कार। रास्ते में राख की घाटी, ऐश के पास वो अचानक सामने आई मर्टल विल्सन को टक्कर मार देती है। मॉर्टल विल्सन। हाँ, वो टॉम की मिस्ट्रेस। हाँ, वही। हाँ। टॉम बुकैनन की प्रेमिका और गैराज मालिक जॉर्ज विल्सन की पत्नी। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मर्टल की वही मौत हो जाती है और डेजी गाड़ी नहीं रोकती। वो भाग जाती है। हाँ। और गैट्सबी? हाँ। वो क्या करता? गैट्सबी जो डेजी के बगल में बैठा था, वो फौरन समझ जाता है क्या हुआ है, लेकिन डेजी के लिए उसकी जो अंधी भक्ति है, उसमें वो फैसला करता है कि वो पुलिस को कहेगा कि गाड़ी वो चला रहा था। अरे, वो इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। हाँ, स्रोत इसे डेजी को बचाने के लिए गैट्सबी का आखिरी दुखद बलिदान मानता है। वो अपने सपने को बचाने की एक आखिरी नाकाम कोशिश करता है, चाहे इसका मतलब खुद को फंसाना ही क्यों ना हो। अंत तो और भी भयानक है, जैसा स्रोत बताता है। हाँ, अंत बेहद क्रूर और दुखद है। मर्टल का पति जॉर्ज विल्सन वो दुख और गुस्से में पागल हो जाता है और टॉम ब्यूकैनन उसे ये यकीन दिला देता है कि जिस पीली गाड़ी ने मर्टल को मारा वो गैट्सबी की थी और शायद गैट्सबी ही मर्टल का सीक्रेट लवर भी था। जबकि लवर तो टॉम था। हाँ, असलियत ये थी, लेकिन टॉम झूठ बोलकर विल्सन को भड़का देता है। विल्सन बदला लेने निकलता है, गैट्सबी को उसकी हवेली में ढूंढता है और उसे उसके स्विमिंग पूल में गोली मार देता है। हे भगवान! और उसके बाद विल्सन खुद भी आत्महत्या कर लेता है। तो मतलब पूरी तबाही। और गैट्सबी की मौत के बाद उसकी उन शानदार पार्टियों वाले मेहमान, उनका क्या हुआ? यही तो कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे दुखद बात। स्रोत बताता है कि गैट्सबी के फ्यूनरल पर मुश्किल से कोई आता है। कोई नहीं। लगभग कोई नहीं। सिर्फ निक, गैट्सबी के पिता जो दूर से आए थे और जिन्हें कुछ पता ही नहीं था, और कुछ नौकर। बस वो सैकड़ों लोग जो उसकी पार्टियों में मुफ्त शराब और खाने का मजा लेते थे, सब गायब। कमाल है। ये उस समाज की मतलब चरम सतहीता और नैतिक खोखलेपन को दिखाता है। निक कैरावे इस सबसे इतना टूट जाता है, उसे इतनी घिन आती है कि वो उस दुनिया को छोड़ने का फैसला करता है। वो टॉम और डेजी को लापरवाह लोग कहता है, केयरलेस पीपल। ऐसे लोग जो दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं और फिर अपनी दौलत और बेफिक्री में वापस छिप जाते हैं, बिना किसी अंजाम की परवाह किए। और निक वापस मिडवेस्ट चला जाता है। हाँ, वो उस चमक दमक वाली झूठी दुनिया से दूर चला जाता है। तो इस पूरी कहानी, इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत अमेरिकन ड्रीम के बारे में क्या कहता है? ये सिर्फ एक लव स्टोरी तो नहीं है, जैसे आपने शुरू में कहा। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे अमेरिकन ड्रीम पर एक बहुत शक्तिशाली, एक तरह से कहें तो चेतावनी भरी कहानी के रूप में देखता है। गैट्सबी उस आइडिया का सिंबल है कि अमेरिका में कोई भी अपनी मेहनत से, लगन से, जीरो से हीरो बन सकता है और कुछ भी हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि गुजरे वक्त को भी बदल सकता है। हाँ, वो खुद को पूरी तरह से दोबारा बनाता है। बिल्कुल, अपना नाम बदलता है, बेशुमार दौलत कमाता है, सब कुछ एक सपने के लिए। लेकिन उसका सपना तो पूरा नहीं होता,
कहानी तो ट्रेजेडी में खत्म होती है। और यही स्रोत का मुख्य बिंदु है। गैट्सबी की विफलता ये दिखाती है कि अमेरिकन ड्रीम का ये वाला वर्जन कितना भ्रामक और खतरनाक हो सकता है। पैसा उसे सामाजिक स्वीकृति नहीं दिला पाता, मतलब पुराने पैसे वाले ईस्ट एग में उसे वो इज्जत नहीं मिलती। सही। और न ही वो गुजरे हुए वक्त को खरीद पाता है। डेजी का प्यार सिर्फ पैसे से नहीं जीता जा सकता था, खासकर जब वो प्यार अतीत की एक याद पर टिका हो। नॉवल दिखाता है कि 1920 के दशक में, जिसे जैज एज कहा गया, कैसे मटीरियलिज्म, पैसों की चमक दमक और नैतिकता की कमी ने अमेरिकन ड्रीम के जो असल आदर्श थे, जैसे मेहनत, ईमानदारी, उन्हें कैसे करप्ट कर दिया था। ये उस सपने का डार्क साइड है। हाँ, उसका स्याह पक्ष, जहां मंजिल पाने के लिए साधन मायने नहीं रखते और अंत अक्सर तबाही लेकर आता है। स्रोत फिट्जजेराल्ड की राइटिंग स्टाइल के बारे में भी कुछ कहता है। उसे पोएटिक या काव्यात्मक कहा गया है। इसका क्या मतलब है कहानी के संदर्भ में? हाँ, स्रोत फिट्जजेराल्ड की भाषा की बहुत तारीफ करता है। ये सिर्फ कहानी बताने वाली भाषा नहीं है, ये बहुत सुंदर है, इमेजिनेटिव है, सिंबॉलिक है। फिट्जजेराल्ड शब्दों से जैसे पेंटिंग बनाते हैं, वो पार्टियों की चकाचौंध, अमीरों की लग्जरी, उस दौर की एनर्जी दिखाते हैं। हाँ। लेकिन साथ ही उसी भाषा से वो उस चमक के पीछे छिपे अकेलेपन, दुख, नैतिक पतन और खालीपन को भी महसूस करवाते हैं। भाषा खुद एक लेयर बन जाती है जो कहानी के मीनिंग को और गहरा करती है। पढ़ने वाला उस भव्यता को देखता है, लेकिन उसकी कीमत भी महसूस करता है। और प्रतीक, सिंबल्स, स्रोत कहता है उपन्यास सिंबल से भरा पड़ा है। सबसे फेमस शायद वो ग्रीन लाइट है, हरी बत्ती। निश्चित रूप से। डेजी के घर के सामने खाड़ी के पार उसके डॉक पर रात भर जलने वाली वो अकेली हरी बत्ती। गैट्सबी हर रात उसे अपनी हवेली से देखता है। क्या मतलब है इसका? स्रोत इसे कई चीजों का प्रतीक मानता है। गैट्सबी की कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद, डेजी को पाने की उसकी जिद, भविष्य का वो सपना जो हमेशा पहुंच से थोड़ा दूर रहता है, और शायद वो सुनहरा अतीत जिसे वो फिर से जीना चाहता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो दिखता तो है, पर शायद कभी हाथ नहीं आता, अप्राप्य। और राख की घाटी का भी जिक्र है। वो क्या दिखाती है? वैली ऑफ एशेस। वैली ऑफ एशेस या राख की घाटी, ये एक और बहुत पावरफुल सिंबल है। ये वेस्ट एग और न्यूयॉर्क शहर के बीच का एक इंडस्ट्रियल इलाका है। राख, धूल, धुएं से भरा एक बदरंग वीरान एरिया। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उस चमचमाती दुनिया का दूसरा छिपा हुआ पहलू है। ये नैतिक और सामाजिक पतन का प्रतीक है जो अमीरों की विलासिता के नीचे दबा हुआ है। और शायद वर्किंग क्लास का भी। हाँ, बिल्कुल। ये उस इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का भी प्रतीक है जिसके श्रम पर अमीरों की दुनिया टिकी है, लेकिन जिसे उस चमक दमक का कोई हिस्सा नहीं मिलता। मर्टल और जॉर्ज विल्सन जो कहानी की ट्रेजेडी के शिकार होते हैं, वो इसी घाटी में रहते हैं। ये स्वर्ग और नर्क के बीच एक तरह का, क्या कहते हैं, पर्गिट्री जैसा है। और वो विशाल आंखें, डॉक्टर एक्लबर्ग की आंखें, वो क्या हैं? हाँ, राख की घाटी के ऊपर एक पुराने टूटे हुए बिलबोर्ड पर बनी डॉक्टर टीजे एक्लबर्ग की विशाल चश्मा पहने नीली आंखें। बिलबोर्ड तो बस एक ऑप्टिशियन का ऐड था, लेकिन नॉवेल में ये आंखें एक रहस्यमयी, लगभग भगवान जैसी उपस्थिति बन जाती हैं। भगवान जैसी? हाँ। स्रोत बताता है कि इनकी व्याख्या अक्सर गॉड के आंखों के रूप में की जाती है, जो नीचे हो रहे नैतिक भ्रष्टाचार, बेवफाई, लापरवाही को चुपचाप देख रही हैं। या शायद वे सिर्फ एक खाली विज्ञापन है जो ये दिखाता है कि उस दुनिया में कोई नैतिक शक्ति या भगवान बचा ही नहीं है, सब कुछ खोखला हो चुका है। ये सवाल उठता है कि क्या हमारे कर्मों का कोई हिसाब रखने वाला है, या अमीर और पावरफुल लोग कुछ भी करके बच निकल सकते हैं? गहरा सवाल है। अगर हम इन सभी सिंबल्स को एक साथ देखें, हरी बत्ती जो एक भ्रामक उम्मीद है, राख की घाटी, नैतिक पतन, एक्लेबर्ग की आंखें, खोया हुआ नैतिक विवेक, तो स्रोत के मुताबिक ये सब मिलकर नॉवेल के सेंट्रल मैसेज को और मजबूत करते हैं। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि कैसे 1920s के दशक के अमेरिका में बेलगाम मटीरियलिज्म और आदर्शों की कमी ने उस महान अमेरिकन ड्रीम को ही अंदर से खोखला कर दिया था। पात्रों के बारे में स्रोत क्या कहता है? गैट्सबी को कैसे देखा जाए? एक हीरो या वो क्या है? स्रोत गैट्सबी को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मानता है। एक तरफ उसमें जबरदस्त पैशन है,
सपना देखने की हिम्मत है और अपने लक्ष्य के लिए एक अटूट वफादारी है जो उसे किसी मायने में ग्रेट या महान बनाती है। हाँ, द ग्रेट गैट्सबी। हाँ, वो एक रोमांटिक आइडियलिस्ट है जो मानता है कि प्यार और दौलत से सब कुछ संभव है। लेकिन दूसरी तरफ वो डीपली फ्लॉड है, उसमें बहुत कमियां हैं। जैसे? उसकी दौलत गैर कानूनी तरीकों से आई है, उसका सपना अतीत में जीने की एक खतरनाक जिद है और वो सच्चाई का सामना करने से कतराता है। वो महान है, पर उसकी महानता एक भ्रम पर टिकी है। और डेजी, जिसके लिए गैट्सबी ने ये सब किया, वो कैसी है? डेजी को स्रोत सुंदरता और चार्म का प्रतीक बताता है, लेकिन साथ ही एक्सट्रीम सतहीपन और कंफ्यूजन का भी। उसकी आवाज, जैसा गैट्सबी खुद कहता है, पैसे से भरी है। अच्छा। वॉइस फुल ऑफ मनी। हाँ। वो सुरक्षा और आराम चाहती है और आखिर में गैट्सबी के जुनून और टॉम की क्रूरता के बीच फंसकर वो सबसे आसान रास्ता चुनती है, टॉम की दौलत और सोशल स्टेटस में वापस लौट जाना। वो गैट्सबी की ट्रेजेडी में एक अहम रोल निभाती है, लेकिन खुद बिना किसी खरोच के बच निकलती है। और टॉम और डेजी जैसे कैरेक्टर्स के लिए स्रोत लापरवाह लोग शब्द इस्तेमाल करता है, जो निक ने कहा था, केयरलेस पीपल। सही। वो ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर और प्रिविलेज का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी में उथल-पुथल मचाते हैं। मर्टल की मौत, गैट्सबी की मौत, विल्सन की मौत, और फिर परिणामों की जिम्मेदारी लिए बिना अपनी दौलत के सेफ कवर में वापस चले जाते हैं। और निक का आखिर में समाज से मोह भंग होना। हाँ, और उसका वापस जाना फिट्जगेराल्ड की उस युग के नैतिक दिवालेपन पर फाइनल कमेंट्री है। तो कुल मिलाकर स्रोत द ग्रेट गैट्सबी को सिर्फ गैट्सबी की पर्सनल ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक बड़ी अमेरिकन ट्रेजेडी के रूप में देखता है। बिल्कुल, ये एक व्यक्ति के टूटे हुए सपने की कहानी तो है ही, लेकिन ये उससे बढ़कर अमेरिकी आदर्शों के पतन और करप्शन की कहानी भी है। ये दिखाती है कि कैसे पैसे का अंधा पीछा, सोशल क्लास की दीवारें और अतीत से चिपके रहने की चाह एक पूरे समाज को नैतिक रूप से खोखला कर सकती है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, द ग्रेट गैट्सबी सिर्फ जायज एज की कहानी नहीं है। ये धन, प्रेम, वर्ग, आदर्शवाद और अधूरे सपनों की एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ी। बिल्कुल। इस स्रोत के विश्लेषण ने हमें इसकी जो परतें हैं उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। कैसे फिट्जगेराल्ड की वो कमाल की भाषा और गहरे प्रतीक इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाए रखते हैं। निश्चित रूप से ये अमेरिकन ड्रीम की प्रकृति पर ही सवाल उठाता है। क्या ये वाकई सबके लिए है? इसकी कीमत क्या है? और पात्रों की हरकतें, उनका जो नैतिक दिवालियापन है और नतीजों से बचने की उनकी क्षमता, ये आज भी हमें अपने समाज और अपने मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या आज भी लापरवाह लोग मौजूद हैं? हाँ, शायद, जो अपनी दौलत के पीछे छुप जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। और जाते जाते सोचने के लिए एक नुक्ता जो स्रोत से ही उभरता है, गैट्सबी को त्रुटिपूर्ण लेकिन महान रोमांटिक कहा गया है। आज की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अपने जुनून को पाने के लिए, चाहे वो प्यार ही क्यों न हो, गैर कानूनी रास्ते अपनाता है, झूठ बोलता है, दूसरों को खतरे में डालता है, तो क्या उसकी महानता का कोई मतलब रह जाता है? अच्छा सवाल है। क्या उसका वो गहरा प्यार उसके कामों को सही ठहरा सकता है, खासकर जब अंत इतना विनाशकारी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब अलग अलग तरह से सोच सकते हैं।